गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर यू ऑल। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब तक देखिए हमने सर्कुलर मोशन में कुछ चीज़ें जानी हैं, जैसे कि अगर हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने सबसे पहले बताया था, और वो क्या था, अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर अगर आप बताते हो कि ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर अपनी पोजीशन अगर चेंज करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, ठीक है, तो ये एक एंगल क्रिएट करता है जिसको बोला जाता है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा जो होगा हमारा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, उसकी डायरेक्शन हम दिखाते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट, एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट रिवीजन लेने वाला हूँ ये पॉइंट्स का कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, और उसके बाद में आज हम देखने वाले रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि इन सर्कुलर मोशन, यानी कि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखने वाले हैं। तो देखो ये था डेल्टा थीटा, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम जब निकालेंगे ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी निकलेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी बहुत छोटा सा टाइम है, या फिर आपने इसको लिखा था डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, ऐसा भी लिखा था आपने। और हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसा बताते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म में होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और वही सब डेल्टा थीटा वेक्टर फॉर्म वाला, और डेल्टा टी। और मैंने ये भी बताया था कि ये डेल्टा थीटा जो होता है ये वेक्टर होता है कब, डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर व्हेन इट इज वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। बट अगर ये वैल्यू बढ़ने लगे तो ये फिर वेक्टर नहीं रहता। ठीक है ना, वो वेक्टर नहीं होता, और उसका मैंने आपको रीजन भी बताया था क्यों नहीं होता वेक्टर। उसके बाद में हमने देखा था कि अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, डेल्टा थीटा आपने लिख दिया। यहाँ पर एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा एस बोलते हैं, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने देखा था एक रिलेशन कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये होता है आपका आर डी थीटा, है ना, आर डी थीटा। चलो मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिख देता हूँ, डी एस इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज टू आर डी थीटा। ये बात को याद रख लो कि अगर आपके पास में ये एंगल डी थीटा है और ये रेडियस है आर, मैग्नीट्यूड में वैल्यू लिखा मैंने, तो ये डेल्टा एस जो होता है आपका, ये ds जो होता है आपका, वो आर्क लेंथ होती है। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस बोले तो हमारा एंगल है, देयरफॉर रेडियस इनटू एंगल बोले तो हमारा आर्क लेंथ होता है। ठीक है, ये बात को अच्छे से याद रखने का, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिलेशन को लेकर हम आगे चले थे और हमने फिर जाकर लीनियर वेलोसिटी देखा था, और लीनियर वेलोसिटी जो था, हमको जो मिला था वैल्यू लीनियर वेलोसिटी, तो वो मिला था कि पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी। तो हमने वो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को यहाँ दिखाया था कि एक तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी यहाँ हो सकती है v1 और यहाँ हो सकती है v2, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ऐसे दिखाया था हमने। और चेंज इन वेलोसिटी भी निकाला था, तो हमने v इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला लिखा था, देखो r ओमेगा, या फिर जो है तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये आता है ओमेगा क्रॉस r, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज्यादा है, आपको इसको ओमेगा क्रॉस आर ही लिखना है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये जो डायरेक्शंस होंगे इनके, ये डायरेक्शंस किधर है, चलो देखते हैं। तो देखो, अगर हमारा ये सर्कल ये एक प्लेन है, ठीक है, मैंने एक प्लेन बताया है, हो सकता है ये एक टेबल होगा, मे बी एनीथिंग, ऐसे कुछ तो भी, और उसके ऊपर में हम ये एक प्लेन बता रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर प्लेन में जल्दी आसानी से समझ आता है। तो ये हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है, जो कि हम इसको यहाँ से दिखा रहे थे, कोई ये लीनियर वेलोसिटी, ये वाली लीनियर वेलोसिटी जो कि रेडियस पर परपेंडिकुलर हमने दिखाई है, यहाँ पर भी रेडियस पर परपेंडिकुलर दिखाई है, तो यहाँ पर भी हमने इसको रेडियस पर परपेंडिकुलर दिखाया। अब देखो ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये भी हमारे प्लेन को परपेंडिकुलर है, देखा जाए तो ये भी हमारे प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये वेलोसिटी v हो गई है, ये यहाँ पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है, वो भी इधर आएगा, और आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वो भी इधर आएगा। अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो ये डेल्टा थीटा, ये भी ऊपर की तरफ आएगा। और एक चीज ऊपर आती है, और वो है अल्फा, है ना। अल्फा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ऐसे होता है ना, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1 या टाइम t, ऐसे लिख दो उसको। ठीक है, तो
वेक्टर फॉर्म में इसको लिख के देखते हैं। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा आर अल्फा के साथ में, अच्छा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये दोनों के अंदर में केसेस अलग होते हैं। तो हम ऐसे लिखे थे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहां पे एक एक्सेलरेशन होता है और वो एक्सेलरेशन इस दिशा में होता है। देखो जरा, इस दिशा में एक एक्सेलरेशन होता है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूसीएम, लीनियर एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आया था? इट कम्स ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसा बोलूंगा मैं तो और अच्छा रहेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला था, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जब डायरेक्शन बदलता है तब जब वेलोसिटी का आपका डायरेक्शन बदलता है तो एक एक्सेलरेशन आता है और वो एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर और अलोंग द रेडियस, ऐसे होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो होता है आपका, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि हम इसके अंदर क्या मानते हैं, यूसीएम के अंदर हम क्या मानते हैं कि एज v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू कांस्टेंट एंड अल्फा इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये सब यूसीएम के अंदर होता है। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अल्फा 0 हो जाता है। ये अल्फा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। जब एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम है तो टाइम के साथ में डिवीजन क्या आएगा, उसको 0 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये एक एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सॉरी, ये वाला हमारे पास में अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन है तो नॉन यूसीएम में क्या होगा, तो नॉन यूसीएम में चलो देखते हैं क्या होता है। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन at आता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और किस दिशा में आएगा, इन द सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी, और इसको बोलते हैं एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी दिशा में आता है। देखो ना, यहाँ आता है वो, यहाँ आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एक है आपके पास में लीनियर एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल, और एक आ गया टेंजेंशियल कब आया, लेकिन नॉन यूसीएम में आया सिर्फ। तो यही बात अच्छे से याद रख लो कि नॉन यूसीएम के अंदर में, और फिर इसके अंदर अल्फा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा को हम लिख पाएंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन का एक रिलेशन है, देखो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा होता है। ये यूसीएम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने फिर इसको ऐसे लिखा था कि नेट एक्सेलरेशन कितना, तो हमने लिखा था नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, है ना, AC का स्क्वायर और AT का स्क्वायर। तो हमारे पास में AC की वैल्यूज क्या थी, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूले उसी के, ये तीनों फॉर्मूले AC के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले आपके पास। और लीनियर एक्सेलरेशन का आपके पास ये एक ही फॉर्मूला है। एक और है लीनियर एक्सेलरेशन में, टेंजेंशियल इज इक्वल टू dv/dt, ये भी होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, dv/dt भी लिख सकते हो, आर अल्फा भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है आपके पास दिया क्या है। आपके पास अल्फा दिया है तो ये वाला यूज करना, अगर आपके पास में वेलोसिटी दी है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए ये यूज करना। क्या आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काइनेमेटिक की जो इक्वेशन है हमारी, वो काइनेमेटिक की इक्वेशन कैसे यूज होती है, और काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज होने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी में हम उसको कैसे यूज कर पाएंगे। चलो देखते हैं। अब देखो काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये ओमेगा 1 जो है आपका, ये होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा 2 जो होगा ये होगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब किसी भी समय पर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं। थीटा जो होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये शॉर्ट फॉर्म तो आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। और टाइम तो टाइम है हमारे पास में। एक्सेलरेशन कौन है, अल्फा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे है कि नहीं बात सही, एंगुलर एक्सेलरेशन।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं आप इसको। तो हम फॉर्मूले कैसे लिख पाएंगे, देखो हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कैसी थी, हमारी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, है ना। ये लीनियर मोशन है ना। तो रोटेशनल में क्या होगा देखो, यानी कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर का हो या रोटेशनल का हो एक ही बात है, सर्कुलर मोशन, इसके अंदर में यही चीजें सर्कुलर एंगुलर हो जाती है, मतलब कि v की जगह आ जाता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, इसकी जगह आ जाता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और आपको जो रिलेशंस है अपने लीनियर के और एंगुलर के, वो भी आपको मालूम है कि हमने रिलेशंस कैसे लिखे हैं, देखो जरा, रिलेशंस लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस पहले लिख देते हैं, लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट परफेक्टली, और एक्सेलरेशन लीनियर इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। उसके साथ में एक और चीज हमने पढ़ी थी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है, ठीक है, 2 पाई n होता है, 2 पाई मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू, एक्चुअली ओमेगा है क्या, ओमेगा बोले तो थीटा अपॉन टी, ठीक है, थीटा अपॉन टी, तो थीटा बोले तो एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो थीटा कितना होता है 2 पाई हो जाता है, और 1 अपॉन टी जो होता है उसी को n बोलते हैं, 1 अपॉन टी को n बोलते हैं, तो 2 पाई बाय टी ये भी होता है। और हमने देखा था कि इन वन रेवोल्यूशन जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस बता रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 पाई r होता है, ठीक है। तो देयरफॉर इन n revolution distance will be distance is equal to 2 pi r into n, ठीक है, 2 pi r into n ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए आपको कि ये डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। तो बस ऐसे ही है चीजें, और क्या था, कुछ चीजें थी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट के साथ भी आप लेते हो कि एक रेवोल्यूशन होने में थीटा की वैल्यू 2 पाई होती है, तो n रेवोल्यूशन में कितनी, 2 पाई कैपिटल N, ठीक है, वो वाला भी एक फॉर्मूला था, उसको अपन जहां यूज में आया वहां पे रख लेंगे, इतना लिख लो, और फास्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं। चलिए, तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड in a circular path, find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle of pi by 2। पाई बाय 2 का एंगल जब डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल, मतलब देखो जरा, हमारा जब पार्टिकल ऐसा है, वो यहां से निकला है और यहां पे पहुंचा है, तो उसका एंगल कितना बनाए रखा है, पाई बाय 2 का एंगल बना रखा है, ठीक है, ऐसे पूछा है। तो हमको यहाँ पे निकालना है पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझ लेते हैं कि इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी रही होगी, वो वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, यहाँ पर समझ लो स्पीड, ठीक है, v है, और यहाँ पर भी v होगी, ओके। तो यहाँ पर भी v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक जाने तक उसका वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी कैसे चेंज हुई है, डायरेक्शन की वजह से, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, डायरेक्शन की वजह से चेंज हुई है। तो अब ये रेडियस r है अगर, तो हम देख लेते हैं कि एवरेज हमको निकालना है, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, तो हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट तो पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं पता क्या, देखो ये है r और ये है r, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
अगर ये r है और r है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ये वाली वैल्यू कितनी निकलेगी, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली लाइन, इसकी वैल्यू नाम अगर इसका आपने ए बी दिया है ना आपने, इसका नाम ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ये हो गया आपका ए बी, ये रूट के अंदर, तो बाहर निकलता है ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, रूट 2 अंदर r बाहर, ए बी की वैल्यू ये है। तो आपको निकल गया है अभी ए बी, यह डिस्प्लेसमेंट, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। टाइम निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो टाइम के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा रही होगी, तो हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, π/2 का ना, π/2 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा की वैल्यू π/2 है, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर, अरे हाँ कि नहीं, v अपॉन आर, अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले फॉर्मूले से बेटा, ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, उसी को पुट कर दिया यहाँ पे v बाय आर, ठीक है। तो ये r जो है ये निकलकर ऊपर जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख पाएंगे, ये r ऊपर चलेगा तो ये हो गया r पाई अपॉन नीचे कौन हो जाएगा 2v, ठीक है। तो 2v ये कौन है अपना, ये टाइम है अपना, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो चुका है पाई r अपॉन 2v, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है r√2। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी है, ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए बी ऐसा डायगोनल डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं ऐसा, तो वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है √2r, तो हम लिखेंगे r√2 अपॉन टाइम, टाइम कितना लगा पाई r अपॉन 2v, तो यह आ जाएगा पाई r डिवाइड बाय 2v, ये 2v चला जाएगा ऊपर, r गेट्स कैंसल, तो हमारे पास में एवरेज वैल्यू निकली है इसकी 2√2v बाय पाई, ठीक है। ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी, दिस इज v एवरेज, ओके। उसके बाद में हमको बोला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, देखो यहाँ पर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको अगर याद नहीं आ रहा होगा तो देखो ऐसा लिखते हैं, जैसे कि हम ओमेगा निकलते हैं एवरेज, तो इसको भी कैसा लिखते हैं यहाँ पर θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं, थीटा एवरेज ऐसे लिखते हैं। लेकिन ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू उस टाइम का थीटा अपॉन टी, उस समय का जो थीटा है वो अपॉन टी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। तो वैसे वेलोसिटी का भी कैसा आता है, वेलोसिटी के अंदर भी जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज के अंदर में आ जाएगा आपके पास में एवरेज वेलोसिटी यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी अपन ने लिख लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो जाएगी अपनी, अब दोनों का रेशो, देयरफॉर v एवरेज अपॉन v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, वैल्यू लिखते हैं, ये v एवरेज की वैल्यू है √2v अपॉन पाई, और होल डिवाइडेड बाय v इंस्टेंटेनियस बोले तो v से गेट कैंसिल, तो बचा आंसर क्या 2√2 अपॉन पाई, तो आंसर इज 2√2 अपॉन पाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ फैन इज rotating with angular velocity 100 revolution per second, then it is switched off. It makes 5 minutes to stop. It takes 5 minutes to stop. Okay. और अपने को पूछा है कि find the total number of revolution made before it is stopped. अगर acceleration constant हो तो angular retardation constant. Retardation का मतलब angular acceleration होता है negative angular acceleration को retardation बोलते हैं. And find the value of angular retardation, वही निकालना है अल्फा, and find the average velocity during this time interval, average velocity during this time interval ऐसे भी निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं वैल्यूज, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो अपने को दिया है कि ω1 इज इक्वल टू 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, है ना, 100 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और टाइम लगा है उसको 5 मिनट टू स्टॉप। 5 मिनट का मतलब हुआ है 5 × 60, 300 सेकेंड्स टू स्टॉप, ओके। और अपने को निकालना है अल्फा, थीटा और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ये सब कुछ निकालना है।
तो चलिए यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले थीटा निकालेंगे अगर, तो थीटा निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो हम यूज कर सकते हैं थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। क्यों थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन? क्योंकि देखो ओमेगा 1 दिया हुआ है, अल्फा ये कांस्टेंट है लेकिन अल्फा अपने को पता नहीं है। अच्छा ये भी गुड कि अल्फा अपने को पता नहीं है तो अपन थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन लगा नहीं पाएंगे। और सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन के अंदर में आ रहा है टाइम, इनिशियल वेलोसिटी है कुछ तो भी, फाइनल वेलोसिटी उसके अंदर में 0 है और आपको थीटा निकालना है। तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन की वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा और टी स्क्वायर, इसके अंदर भी अल्फा आ गया। अब ये भी यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या? अगर आपके पास में देखो अल्फा भी अननोन है और थीटा भी अननोन है ना, तो आप सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर पाते हो ना थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तब आप ये यूज कर पाओगे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एवरेज इनटू टाइम, ये यूज कर पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओमेगा एवरेज इनटू टाइम कैसे लिखते हैं? ओमेगा एवरेज बोले तो क्या होता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2, ये होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये आपने काइनेमेटिक्स के अंदर वन डायमेंशनल मोशन के अंदर भी यूज किया होगा बहुत टाइम पे। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे से थीटा निकाल लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है, ये 100 रेवोल्यूशन हो गया प्लस 0 रेवोल्यूशन, क्योंकि ओमेगा 2 तो 0 है मतलब के, और नीचे आ गया ये डिवाइड बाय 2 और इंटू आ गया टाइम बोले तो 300। ठीक है, ऐसे आ गया वैल्यू। तो ये कितना होगा 50 इंटू 300, कितना हो जाएगा 50 इंटू 300 15,000 रेवोल्यूशन। अब ये जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ये रेडियन में नहीं है, जरा ये समझो जरा, ये रेडियन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास में ये 100 जो था ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया होगा, मतलब हमने एंगुलर वेलोसिटी को रेवोल्यूशन में पकड़ा है। ठीक है, रेवोल्यूशन में, इसीलिए हम इसकी बात भी रेवोल्यूशन में कर रहे हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आपको रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको रेडियन में चाहिए, तो क्या करो, थीटा की वैल्यू को अगर रेडियन में निकालना है तो आपको फिर 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 15,000 रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेडियन में अगर निकालना चाहते हो तो रेडियन में निकालने के लिए उसको 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ओमेगा के अंदर आता है ना 2 पाई, ओमेगा के अंदर आता है 2 पाई इंटू एन। तो अपन ने एन और टी का मल्टीप्लीकेशन तो ले लिया, वो 2 पाई बचेगा तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा ऑब्वियसली। समझे अभी बात को? तो रेडियन में नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा को रेवोल्यूशन में डायरेक्ट ले लिया 100, नहीं तो मैंने क्या लिखना चाहिए था, ओमेगा को मैंने लिखना चाहिए था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन, एन बोले तो रेवोल्यूशन पर सेकंड, अरे ये रेवोल्यूशन पर सेकंड 100 था ना, ये यहाँ है तो ये 2 पाई के साथ होना चाहिए था। तो ये एक तरीका है, ये सिखाने के लिए ही आपको ये क्वेश्चन मैंने लिया है कि आप आरपीएम में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आरपीएम वैल्यू रखते हो तो यहाँ पे भी आपके पास में रेवोल्यूशन आते हैं पर मिनट या पर सेकंड, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वही ये भी रेवोल्यूशन आएगा, ये रेडियन में नहीं आएगा। अगर ये रेडियन पर सेकंड होगा तो ये रेडियन में आता है। आप समझे बात को? ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं कि आपने क्या निकालना है। यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो। थीटा तो निकाल लिया हमने, थीटा की वैल्यू आ गई है ये 15,000 आरपीएम। अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए फॉर अल्फा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू थीटा। इसको इधर लिख जाते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अल्फा थीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में ओमेगा 2 का स्क्वायर बोले तो 0 माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर बोले तो कितना है, ओमेगा 1 कितना है 100 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ट्वाइस थीटा, ट्वाइस इंटू 15,000। ठीक है, ऐसी वैल्यू हो जाएगी। तो ये आएगा आपके पास में नेगेटिव में। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये ऊपर देखो 10⁻⁴ आएगा, ये 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 15 बोले तो 30, अगर 15 इंटू 10⁻³ लिखा तो 30 इंटू 10⁻³ ऐसा हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको बोल सकते हो 10⁻⁴ ऊपर और नीचे आ सकता है आपका। अगर आपने इसको लिया 10⁻⁴ में तो ये 10⁻⁴ में कैसे लिखते हैं, 3 इंटू 10⁻⁴ ऐसा लिखते हैं। अब ये 10⁻⁴ तो कैंसिल हो गया 1/3, तो मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई है -1/3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया रिटार्डेशन, दिस इज द रिटार्डेशन। ओके, इसको निकालने का एक और तरीका था, कौन सा? ऑल्टरनेट तरीका भी बता दूं, v इज इक्वल टू u प्लस टी वाला फॉर्मूला, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी वाला फॉर्मूला। इससे जल्दी निकल जाता है क्योंकि ये वैल्यू आपके पास है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -100 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम, और टाइम से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास में अल्फा इज इक्वल टू -100 इंटू टाइम कितना है 300, टाइम है 300। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया, आया -1/3 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर।
अब ये याद रख लो कि यहाँ पर हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं ले रहे, अल्फा है, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो हमने वैल्यू ली है 100 आरपीएम या आरपीएस, सॉरी आरपीएस है वो, रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो अगर हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में यहाँ पे वैल्यू ली है तो हमारा आंसर भी रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। अगर मैंने यहाँ पे 100 इंटू 2 पाई करके वैल्यू ली होती तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आता था। अरे समझे कि नहीं बात को? ऐसा लेते हैं। तो ये वाला हो गया अपने पास में अल्फा। अब अल्फा निकल गया। अब अल्फा के बाद में लास्ट कौन सा है? अल्फा निकाल दिया अपन ने, थीटा निकाल दिया अपन ने, और बचा है वी एवरेज। तो वी एवरेज लिखेंगे, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 15,000 रेवोल्यूशन, है ना। 15,000 रेवोल्यूशन हुए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कितने हुए? 15,000 रेवोल्यूशन हुए। कितने टाइम में हुए? 300 सेकंड के अंदर हुए। तो 300 सेकंड से ये चला गया, 3 से ये 5 टाइम चलेगा, ये कितना आ गया? 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये नीचे सेकंड में है ना, ये वैल्यू, ये सेकंड्स में वैल्यू है और ऊपर रेवोल्यूशन में वैल्यू थी। तो वी एवरेज कितना आया देखो जरा, वी एवरेज इज इक्वल टू 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। क्या आपको अब तक समझ में आ रही है बात आपको? तो हमने ये दो तरीके सीखे कि हमको अगर अल्फा की वैल्यूज जो होती है, अगर अल्फा और थीटा की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, ये सब आपको रेडियन में मिल सकते हैं अगर आप 2 पाई को इंक्लूड करोगे तो, और 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया तो सब रेवोल्यूशन में मिलेंगे, ठीक है। इसको करो, आपको अगर 2 पाई के फॉर्म में निकालना है तो निकालो, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में वैल्यू निकलेंगे और वो वैल्यूज थोड़ी सी अलग होंगी, ठीक है। 2 पाई से डिवाइड होकर वैल्यूज आएंगी शायद आपके पास में कुछ, तो वैल्यूज निकाल कर आप देखना चाहते हो तो यू कैन वेरीफाई। तो देखो, मोर अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब आपको अब एंगुलर वेलोसिटी का एक ऐसा मीनिंग बताने वाला हूँ जो कि हमने अब तक नहीं देखा है, मतलब कि देखना है उसको डिटेल में, वेरी डीप कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर ओमेगा डिफाइन करो तो आप तो कर देते हो, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल चल रहा है, उसकी वेलोसिटी v, ठीक है, और ये पॉइंट A है और ये चलते हुए ऐसा जाता है, तो क्या इसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है? तो आप कहेंगे लीनियर वेलोसिटी है सर ये इसके पास, तो एंगुलर कैसे हो सकती है? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट। एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में घुमाती है और लीनियर वेलोसिटी सीधा चलाती है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं। देखो जरा, अगर मैं कहता हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए पॉइंट अगर देखी जाए तो 0 है, ऑब्वियसली। अबाउट का मीनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। और अगर मैं ये पॉइंट बी ले लेता हूं, यहां पर देखो, तो मैं कहूंगा कि ओमेगा अबाउट ए इज 0, ऑब्वियसली, ठीक है। अबाउट ए अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल तो सीधे जा रहा है ना, ये पार्टिकल अबाउट ए नहीं घूम रहा। अबाउट का मतलब होता है के गिर्द, के अतराफ, के अराउंड में, ये ए के अराउंड में नहीं घूम रहा, ठीक है ना, ए के अराउंड में नहीं घूम रहा। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए के अराउंड में नहीं घूमता, तो मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए इज 0। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो ओमेगा ए इज इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, ओमेगा ए इज इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा अबाउट ए इज इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि हर पॉइंट के अबाउट ये 0 ही है। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बी के अबाउट 0 नहीं है। अगर ये पॉइंट बी को मैं यहां बनाता हूं, देखो जरा, पॉइंट बी को मैं यहां बनाता हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि बट अबाउट बी, ओमेगा अबाउट पॉइंट बी इज नॉट 0। क्यों? देखो जरा, अगर यहां से देखा जाए तो ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट, ये सी इनिशियल पोजीशन है, और ये थोड़ी देर के बाद कहां आने वाला है? यहां आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मतलब इसने एंगल, कुछ तो भी एंगल कंप्लीट किया। अरे इसने कुछ एंगल कंप्लीट किया कि नहीं? थीटा एंगल कंप्लीट किया। तो थीटा एंगल कंप्लीट किया, यहां से यहां आने को उसको कुछ तो वक्त लगा होगा, टाइम टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बी इज इक्वल टू जो थीटा उसने बनाया और टाइम के साथ बनाया, तो थीटा अपॉन टी, ये क्या हुआ? एंगुलर वेलोसिटी तो आई ना, फिर एंगुलर वेलोसिटी तो आई, तो अबाउट बी एंगुलर वेलोसिटी आई है उसकी। एंगुलर वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना, वो एक्चुअल मीनिंग ये है उसका कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड इन टाइम टी, बस इतने खत्म है, बस यही बात है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं अभी यहां पर हूं, देखो, ठीक है, मेरे सामने से अभी ऑब्जेक्ट कोई तो भी जाने वाला है, तो अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो देखो मेरा फेस अभी इधर है,
और अभी ऑब्जेक्ट मेरे सामने से ऐसा चला जाता है तो मेरा फेस इधर हो गया, तो देखो मेरा फेस यहाँ से यहाँ तक आया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम लगा मुझे देखने के लिए, यहाँ पे 1 सेकंड लगा, तो मैं बोलूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हुई एंगुलर वेलोसिटी। तो मेरे फेस की एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ चला जाएगा, तो उसने ये एंगल क्रिएट किया है θ2, θ2 एंगल क्रिएट किया, तो θ2 अपॉन t आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी तो अभी भी है उसकी। ये और आगे जाएगा तो भी थीटा क्रिएट करेगा, है ना, थीटा क्रिएट करेगा। जब तक वो इन्फिनिटी पे नहीं चला जाता तब तक थीटा क्रिएट करता रहता है। तो इसीलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी आप देखेंगे यहाँ सबसे ज्यादा है। अब देखो अगर यहाँ से वो यहाँ चला जाता है तो देखो पहले ये जो, अगर मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक θ2, यहाँ से यहाँ तक θ3, इसके और आगे गया तो यहाँ पर समझ लो ये टाइम इंटरवल इक्वल है, ये टाइम t है, ये भी टाइम t है, ये भी टाइम t है, समझ लो सेम इक्वल टाइम के अंदर में वो क्या कर रहा है? θ4 क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो θ1 सबसे बड़ा है, θ2 से बड़ा है, θ3 उससे छोटा है और θ4 सबसे छोटा है। मतलब आपकी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम तो सबका सेम है। तो देखो टाइम 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 और टाइम, अगर देखा जाए मतलब तो एंगुलर वेलोसिटी ω1 जो आ रही है हमारी वो सबसे ज्यादा है, ω2 उससे कम है, ω3 उससे कम है और ω4 सबसे कम है। सबसे कम वेलोसिटी ω4 है। ठीक है, मैंने टाइम इंटरवल सेम लिया है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में पहला उसने जो θ1 क्रिएट किया था सबसे ज्यादा था, θ2 उससे कम था, θ3 उससे कम, θ4 उससे कम, और करते करते अभी वो इन्फिनिटी पे जाने लगा है। जब यहाँ से देखो इन्फिनिटी तक, जब वो इन्फिनिटी पे जाने लगा है तो ये एंगल थीटा और छोटा 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 होते जाएगा। मतलब उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, और एक लेवल आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी जो है यहाँ सबसे ज्यादा होती है जब ऑब्जेक्ट हमारे पॉइंट के, अबाउट वाले पॉइंट के सबसे करीब होता है, जब उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। कैसे? देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ से एक कार जाने वाली है, वो कार बहुत स्पीड में 100 की स्पीड में, तो मैं उसको देखता हूँ, मैं सामने है ना ऐसे, तो मुझे यहाँ पर बहुत तेजी से देखना पड़ा, लेकिन अब 100 वो जा रही है स्पीड में, कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है कार। मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, देखो बहुत ही कम मुझे फेस चेंज करना पड़ा ना। पहले यहाँ से यहाँ जाने में फेस बहुत ज्यादा मुझे मूव करना पड़ा, यहाँ से और आगे जाने में थोड़ा कम, और आगे जाने में थोड़ा कम, अभी कांस्टेंट में उसी को देख रहा हूँ। अभी एंगुलर वेलोसिटी तो कुछ 0 हो गई ना मेरी, यानी कि मुझे कोई थीटा नहीं करना पड़ रहा है। समझे बात को? तो इस तरह से होता है ये आपके पास में एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से निकाली जाती है। अब एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये भी थोड़ा सा लैकिंग है, इसके अंदर में एक और चीज अभी जरूरी है, इसके अंदर एक और चीज जरूरी है। ये तो मैंने थीटा के एंगल में बोल दिया आपको ना, और ये तो थीटा के फॉर्म में बोला मैंने, आपको मालूम है। देखो जरा, वी नो दैट ओमेगा का एक फॉर्मूला है v/r। अरे v/r है कि नहीं? तो अगर मैं इस डिस्टेंस को l ले लेता हूं, इस डिस्टेंस को अगर मैंने l मान लिया और ये वेलोसिटी v है ना, ये वेलोसिटी v है, तो क्या मैं यहाँ पे v/l लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। देखो जरा, बिकॉज डेफिनेशन क्या है इसकी? इसी डेफिनेशन होती है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी perpendicular to line joining divided by length of line joining। क्या ज्वाइनिंग? किसकी ज्वाइनिंग हो रही? ये पॉइंट ए जिसके अबाउट निकाली जा रही है, जिसकी स्पीड। सोचो जरा, ध्यान से सुनो, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है यहाँ से, वीडियो में आगे तो गलती से भी नहीं जाने का, सबर करके यहीं पे देखने का, एकदम पेशेंस के साथ, शांति देखने का। देखो जरा, ए के ऊपर में ये पार्टिकल की वेलोसिटी है v, ये है पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट बी हम निकाल रहे हैं, इसको मैं क्या बोलता हूं? वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट बी, वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट बी हम निकाल रहे हैं। तो देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट बी, तो मैं इसको लिखता हूं ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर, कौन सी वेलोसिटी? परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस r। r की जगह पे कौन है? l। ठीक है, ओमेगा का जनरल फॉर्मूला तो याद रख लो, जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गया? डिस्टेंस l, ये कहाँ आएगा? लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, किसको ज्वाइन करने का? ए और बी को ज्वाइन करने का, उसकी लेंथ कितनी है? l। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग,
वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो हमारी इस लाइन को परपेंडिकुलर है। बताओ यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे क्या आपको? दो नहीं, बनाते हैं चलो। इसने कुछ एंगल क्रिएट किया होगा थीटा, है कि नहीं? ये एंगल थीटा है ना। अगर मैं ये एंगल थीटा को यहाँ के बजाय, अगर आप यहाँ, ठीक है वर्टिकल के साथ एंगल है ना, चलो बना लो कोई मसला नहीं, यहाँ पे एंगल है। अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा ऐसी, अगर मैं लाइन ऐसी बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आएगा मेरा थीटा। अरे एंगल आएगा कि नहीं थीटा? ओ अरे नहीं समझे बच्चों को। क्या करूँ मैं? चलो इसको बोलता हूँ 30। थोड़ी देर के लिए सोचो, सोचो 30। अगर ये 30 है तो ये कितना हुआ? ये तो 90 है। 90 प्लस 30 कितना हुआ? 120। मतलब ये कितना हुआ? 60 हुआ, है ना। ये 60 है और ये लाइन परपेंडिकुलर है हमारे एल पे। ये लाइन ऐसे हमारा परपेंडिकुलर है एल पे, ये 60 है और ये थीटा है। ये टोटल मिला के 90 है, देखो जरा, टोटल 90 है। तो कितना हो जाएगा 60 और ये 30, थीटा 90 बोले तो ये थीटा कितना हुआ? 30 हुआ ना। अरे समझे, 30 इसलिए 30 वहां पे लिखा था मैंने, उसको थीटा इसलिए लिखा था मैंने। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 30 एंगल है तो ये भी 30 एंगल हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? v का cos थीटा कंपोनेंट है ये, v का cos 30 कंपोनेंट, और साइन का साइन कंपोनेंट इधर आएगा, इसको बोलते हैं v साइन थीटा, यानी कि v साइन 30। अरे है कि नहीं? समझे, ऐसा होता है। तो मुझे ही बताओ कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हुए, कौन कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? देखो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसको परपेंडिकुलर? हमारी एल लाइन को परपेंडिकुलर, तो v cos 30 है, v cos 30। ठीक है, और वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट अगर देखेंगे, पैरेलल टू एल इज इक्वल टू v sin 30। अरे है कि नहीं बात सही? मैंने एंगल 30 ले लिया था इसलिए 30 में लिख के बता रहा हूं मैं, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग, तो देयरफॉर हमारा ओमेगा ए बी जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए बी परपेंडिकुलर, या इसको जस्ट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलो, अपॉन डिस्टेंस कितना है? एल है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है? v cos 30। अब ये हर बार v cos 30 रहेगा ऐसे जरूरी नहीं है, कभी कभी वो एंगल v sin भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एंगल यहाँ वाला ले रहे हो इधर में, या फिर ये वाला एंगल आप ले रहे हो। अगर 60 के हिसाब से बनाओगे तो, अगर 60 के हिसाब से बनाओगे तो ये cos कंपोनेंट और ऊपर sin कंपोनेंट, अरे समझे कि नहीं? ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये v cos 30 हो गया, या फिर इसको v sin 60 बोलू क्या? v sin 60 चलता क्या? 60 के हिसाब से देखो बोला, और ये है v sin 30 और v cos 60। जरा देखो, ये देखो, ये 60 एंगल है तो ये v है, और ये 60 एंगल है तो v का cos कंपोनेंट जो एंगल के तरफ होता है वो cos कंपोनेंट होता है ना, जो एंगल के साथ होता है वो cos कंपोनेंट। तो एंगल कौन है? 60। तो ये कंपोनेंट कौन हो गया? ये कंपोनेंट हो गया आपका v cos 60, है ना। ऐसे अगर मैं इसको बोलता हूं एंगल 30, तो ये क्या हो गया? v cos 30। रहेगी नहीं मस्ती? या फिर ऐसे बोल सकते हैं मैं इसको, अगर 60 के हिसाब से निकाल रहा हूं मैं, तो 60 के हिसाब से देखा जाए तो ये v sin 30, v sin 60 है, और अगर 30 के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये v sin 30 है। अरे समझे बात को? ऐसे कंपोनेंट निकालना कोई मसला नहीं है, कंपोनेंट का बात तो आपको समझ में आती है। अगर नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं उसको? आपने वेक्टर में ध्यान दिया नहीं होगा शायद, है ना, वेक्टर में ध्यान दिया नहीं होगा शायद ज्यादा अच्छे से। वेलोसिटी के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बोल के, तो है ना, वेलोसिटी, यहाँ पे एक वेलोसिटी है v, ये v वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट होते हैं ना उसके। अगर ये एंगल के साथ आप निकाल रहे हो तो क्या होता है? ये अगर v है तो ये ऊपर क्या बनता है? v cos थीटा बनता है ना, और नीचे क्या बनता है? v sin थीटा बनता है। अगर मैं अल्फा बनाता हूं यहां पर तो क्या हो जाएगा? अल्फा के साइड वाला एंगल क्या होता है? v का cos अल्फा कंपोनेंट, और ये अल्फा के हिसाब से ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा v sin अल्फा कंपोनेंट। जो एंगल के साथ होता है वो cos होता है, जो एंगल के साथ नहीं होता वो sin होता है। फिर से बता दिया मैंने, ये इधर का कंफ्यूज नहीं होना बोल के वहां पे फिर से समझा दिया। कंपोनेंट कैसा निकालते हैं? एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 बनता है, ये वेलोसिटी होती है अपनी। ठीक है, ऐसे तो हमने ये निकाला। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? ये वाला फॉर्मूला भूलेंगे कि इसके बाद नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे आगे के कुछ न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं। अरे समझे? चलो मैं इसको और डीप में आपको समझाता हूँ। ओके, देखें जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है अपने को। अ पार्टिकल विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, इज मूविंग अलॉन्ग ए बी एंड सो ऑन। इफ इट इज मेक एंगल्स एट पॉइंट P as shown in figure,
उसने पॉइंट पी के साथ एंगल, जब वो ए पर था तो उसने 53 डिग्री का एंगल बनाया वर्टिकल के साथ, और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो उसने 37 डिग्री का एंगल बनाया पॉइंट वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो अपने को बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2। क्यों कि ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहाँ होगा, अबाउट क्या होगा, अबाउट पी होगा, अबाउट पी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों अबाउट पी है, लेकिन ओमेगा 1 यहाँ पे बोला जाएगा जब वो इस पोजीशन पे है, और यहाँ पर जब वो होगा क्योंकि उसने एंगल 37 बनाया है तो यहाँ पे उसकी ओमेगा 2 होगी वेलोसिटी। तो हमको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम बनाएंगे, वी नो दैट ओमेगा नहीं है ये, ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय जो लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग होगी, है ना, लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग होगी। सर्कुलर मोशन में ये जो लेंथ है ये रेडियस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर ही होती है वेलोसिटी, इसलिए सर्कुलर मोशन में v बाय आर लिख देते हैं अपन डायरेक्टली उसको। तो यहाँ पे हमने लिखा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये लेंथ है। तो मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं ओमेगा 1 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो जरा, जब मैं लिखूंगा ओमेगा 1 तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन लेंथ 1, और जब मैं लिखूंगा ओमेगा 2 तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एट ए एट बी और डिवाइड बाय L2, है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट ए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट बी दोनों अलग अलग होंगे ना, इसलिए अलग अलग लिखना जरूरी है। ठीक है, अब समझो बात को, जरा निकालते हैं। चलो, तो मैं निकालता हूं कि वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर एट ए कैसे होगा। देखो ए पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये एंगल कितना है, ये 53 का है, ये टोटल एंगल 53 है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ किया, आपको मालूम है ना, अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना है बोलो जरा, ये है आपके पास में ये वेलोसिटी है समझो, और ये एंगल कितना हुआ 53 हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तो देखिए कैसे आया 53, ये हुआ 53। तो अगर ये v है, ये 53 है, तो ये कंपोनेंट क्या हुआ, तो ये हुआ v cos 53, अरे समझे कि नहीं, और ये हुआ v sin 53। तो अपने को इसकी जरूरत है क्या, बोलो नहीं है तो छोड़ दो, लिखने का तो लिख लो, जान लो, खुशी आपकी आत्मा की शांति के लिए, v sin 53, अरे जिंदा आत्मा वो भाई, और ये sin 37। अब मुझे b निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, v cos 53 हुआ। ठीक है, ऐसे हुआ, और v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एट, और ये वैल्यू जो ये जो लेंथ है ना, इसको L1 बोलते हैं और ये लेंथ को L2 बोलेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाऊंगा तो देखो परपेंडिकुलर, हमारी लाइन को परपेंडिकुलर चाहिए, ये देखो ऐसा, अरे है कि नहीं बात सही। ये वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये 37 एंगल है, तो ये भी कितना हुआ एंगल 37 डिग्री हुआ। तो ये कितना हो जाएगा v cos 37 डिग्री, है ना, और इधर कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा v sin 37 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दिया तो चलता है। तो हम ये कंपोनेंट को लेते हैं, तो v परपेंडिकुलर एट b इज इक्वल टू v cos 37 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज वी नो दैट, देखो जरा, पुराने जमाने की बात है, हमने पढ़ा हुआ है, cos की वैल्यू आती है cos 53 की वैल्यू, cos 53 इज इक्वल टू, क्योंकि cos 90 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, इसलिए इसकी वैल्यू 0.6 होती है। 0.6 बोले तो 3/5, ये मैं आपको पहले बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और cos 37 जो होता है वो 1 के करीब है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0.8 होती है। 0.8 मतलब 4/5 होता है। तो ये आपकी वैल्यूज है, ये वैल्यूज अपने को मालूम है ये वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख देंगे v कितना है, वेलोसिटी कितनी है बोले थे 40 बोले थे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 53, cos 53 कितना है, cos 53 3/5, तो इसको लिख देता हूँ मैं 3/5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से चले गया 8 टाइम्स, है ना, ये आ गया 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में v बोले तो कितना 40 इंटू cos 37 इज 4/5, तो इसको लिख दिया मैंने 4/5, अरे 4/5, ये 5 से चले गया 8 टाइम्स, और ये 32 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो वैल्यू समझ में आ गई है। अच्छा, लेंथ L1 और L2 कितना है, अब ये फाइंड आउट करना है अपने को। लेंथ L1 और L2, ओहो जगह नहीं बची क्या, देखते हैं। फॉर L1 लेंथ L1 के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये ट्राइंगल सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट का नाम दे दूँ कुछ तो भी, इस पॉइंट का नाम C है, तो CPA ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है,
ये है आपका ट्रायंगल, ये पॉइंट P है, ये C है और ये A, ठीक है। ये एंगल कितना है 53, ये L1 है और ये कितना है 90 है, ऑब्वियसली ये 90 है और ये कितना है 15 है। अगर ये 15 है ये 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी नहीं पता अपने को। L1 निकालना है, एडजस्टमेंट पता है ना, बात हो गया फिर cos 53 में निकल जाता है ना वैल्यू अपना, तो हम निकालेंगे cos 53 इज इक्वल टू cos 53 इज इक्वल टू 15 अपॉन L1, तो इसको लिखेंगे 15 अपॉन L1, तो L1 की वैल्यू कितनी होगी, L1 की वैल्यू होगी 15 अपॉन cos 53, देखो तो जरा, अरे है कि नहीं बात सही, अरे समझे कि नहीं, देखो ना जरा, तो 15 ऊपर और cos 53 की वैल्यू cos 53 3/5, तो इसको लिखा मैंने 3/5, 5 चला गया ऊपर, 3 से चला गया 5, 5 5 25, 25 मीटर हो गया। L1 का वैल्यू 25 मीटर आ गया भैया, L1 का वैल्यू 25 मीटर। इधर सॉल्व करते हैं बाकी का। इस तरह L2 की वैल्यू भी निकाल दूंगा मैं आपको। L2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर, L2 के लिए ए बी और ये लेंगे बीपीसी ट्रायंगल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बीपीसी ट्रायंगल। ये कितना है 37, ये कितना है 15 और ये कितना है L2 और ये कितना है नहीं मालूम, ये जान देना क्या करने का। तो cos ऑफ 37 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 एडजेसेंट अपॉन L2, तो L2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई अपने पास में 15 अपॉन cos 37 इज 4/5, तो 4/5 बोले तो 5 ऊपर चलेगा, कैंसिल नहीं हुआ, 75/4, मीटर, ये आ गया L2 की वैल्यू। चलो फिर फाइनली ओमेगा 2 ओमेगा 1 रेशियो डायरेक्ट ले लूँ क्या, शॉर्टकट कर लेता हूँ थोड़ा सा, रेशियो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू लिख दूंगे पहले, ओमेगा 1 वी परपेंडिकुलर एट ए कितना है 24, इसको लिखते हैं 24 अपॉन L1 की वैल्यू कितनी है 25, अच्छा वी परपेंडिकुलर एट बी कितना है 32, इसको लिख देंगे 32 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू कितनी है 75/4, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, अरे समझे कि नहीं, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। चलो ठीक है, अब ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इसकी वैल्यू कितनी है 24/25 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 4 128/75, अरे समझा कि नहीं, ऐसे हो जाएगा ना। चलो फिर तो इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ से 24 75 भी ऊपर चलेगा, नीचे 128 और 25 नीचे आ गया, ठीक है। तो ये 25 से ये 75 चलेगा 3 बार, ठीक है, और अभी क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 अपॉन 128, अगर 2 से चला गया ये, तो ये आ जाएगा 4 से भी जाता है ना वैसे, 4 से जाएगा तो ये 6 टाइम आ जाएगा, और 4 से गया तो ये 32 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से नहीं जाएगा, 2 से ये चलेगा आ गया 3 और ये चलेगा आ गया 16, 9/16, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 9/16, ये फाइनल वैल्यू है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 9/16, ये रेशियो आने वाला आपका, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हमारी हो सकती है, इसको एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, और रेशियो हमने निकाला इसके अंदर में, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस जगह पर कैसी वेलोसिटी होती है, और यहाँ पर जब वो सी पर पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रहेगा, बोलो सी पर अगर ओमेगा निकालने का मैंने आपको एडिशनल काम दिया अगर, तो अगर एडिशनल काम आपको मैंने दिया सी पर निकालने का, ओमेगा एट सी अगर निकाल रहे हो आप, तो क्या आएगा वैल्यू, कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी खुद परपेंडिकुलर हो जाएगी ना इसको, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू 40 डिवाइड बाय ये कितना है 15, डायरेक्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है, और अपॉन लेंथ 15 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/3 ये हो जाएगी वैल्यू, अरे समझी कि नहीं, ठीक है, बात समझी आपको। तो अगले लेक्चर में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल रहेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी
ओमेगा के हिसाब से, यानी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेटिव कैसे होता है, वो सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे ये दोनों भी, आगे के दोनों लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके कैलकुलेशन हम करेंगे तो, ठीक है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल लूंगा, तो आपको अगले 2 लेक्चर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में, कंटिन्यू करते हैं इसके साथ।